गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं आरोह जो है आपकी बुक, पहला लेसन था नमक का दरूगा। ठीक है, नमक का दरूगा मैंने आपको करवा दिया है। और लेसन नंबर है सेकंड है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जो है, पहले हम इनका पढ़ते हैं जीवन परिचय। तो कहते हैं कृष्णा सोबती जो है, इनका जन्म जो है सन 1925 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, जो पश्चिमी पंजाब, जो कहते हैं पश्चिमी पंजाब, जो इस समय क्या कहलाता है, जो इस समय पाकिस्तान में, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में, पश्चिमी पाकिस्तान जो पंजाब में है वहाँ पर हुआ था। मतलब गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना वशिष्ठ लिखना है। मतलब आप कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कर दी। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जाता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। तो मतलब इनका कहना क्या है, हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे ये मानती हैं कि जो भी लिखो उसे विशिष्ट लिखो, मतलब उसे एक विशेष लिखो कि लोग उसे हमेशा याद रखें, लोग उसे हमेशा याद रखें। और इन्होंने कई उपन्यासों और हिंदी संस्मरणों में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति, मतलब लंबे समय तक लोग इनको याद करें, इनकी मतलब इस तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंटी लगा दी, मतलब अपने आप को उपस्थित कर दिया। तो हिंदी साहित्य को इन्होंने ऐसे यादगार चित्र भी दिए जिन्हें अमर कहा जाता है, जैसे मित्रों, मित्रों होता है, सानी शानी होता है, हसमत होता है। तो इस प्रकार से है। और भारत और पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती जी का नाम जो है सबसे प्रथम कतार में लिए रखा जाता है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ में कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उल्लेखनीय रचना है। मतलब जैसे यशपाल का झूठा सच है, मासूम रजा का आधा गांव है और तमस और भीष्म साहनी का तमस, उसके साथ साथ ही कृष्णा सोबती जी का जो है जिंदगी नामा जो है, इसमें एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो इसमें क्या नाम है, कृष्णा जो सोबती हैं, इन्होंने इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, पहला है जिंदगी नामा, दिलोदनिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की, और हम हशमत, शब्दों के आलोक में। ठीक है, कहानी संग्रह हम हशमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र आए हैं और संस्मरण लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि मतलब जिंदगी नामा हो गया, दिलोदनिश हो गया, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरी की। कहानी संग्रह में क्या आता है? हम हशमत और शब्दों के आलोक में संस्मरण आता है। तो इसमें जो है कृष्णा सोबती जी को मतलब कई इनको प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हुए। क्या मतलब, पहले है साहित्य अकादमी का सम्मान, पहले साहित्य अकादमी का इनको सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरा हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की और मतलब पहले साहित्य अकादमी का, फिर हिंदी अकादमी का शलाका महान पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से इनको बहुत सारे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त होते हैं।
ठीक है। तो ये कृष्णा शोक्ति जी का है। पहले आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, और उसके बाद में हिंदी कथा साहित्य में लिख दीजिएगा इनकी विशिष्ट पहचान है। ये चाहती हैं कि हम जितना लिखें कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। तो ये इनका भी एक पाठक वर्ग, मतलब लिखने वाला जो है, मतलब एक क्या नाम है, एक पाठक वर्ग भी इन्होंने बनाया है, जो उनके कई उपन्यासों को और कहानियों को और संस्मरणों को संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति इन्होंने सुनिश्चित करा ली। और कई यादगार चरित्र भी दिए हैं, जैसे मित्रों, शाहनी, मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। तो भारत पाकिस्तान के लेखकों में हिंदी में इन्होंने कालजयी रचनाएं जिन्होंने लिखी, उनमें सबसे प्रथम नाम है कृष्णा शोक्ति जी का नाम जो है लिखा जाएगा। उसमें यशपाल का झूठा सच, और मासूम रचना होता है आधा गांव, और भीष्म साहनी का है तमस, और कृष्णा शोक्ति का है नामा जो है इनकी एक वशिष्ठ उपलब्धि है। ठीक है। अब इसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी जाएंगी और अनेक सम्मान दे दिए जब इनको जो मिले हैं, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शला का महान पुरस्कार, और बहुत से अनेक इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक। अब देखिए संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का निर्माण करके एक अद्भुत प्रयोग का इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है, मतलब भाषा के प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वांगपन, पंजाबी की जिंदादिली, वे सब एक उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो इसमें देखिएगा, मतलब कहते हैं जो भाषा जो इनकी कैसी है, भाषा उनकी है संस्कृत निष्ठ भाषा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पंजाब की इसमें जिंदादिली दिखाई देती है, आप इसको लिख देंगे। मियाँ नसीरुद्दीन, ये जो लेसन जो है, अब ये जो होता है इसका जीवन परिचय हो गया। अब जो लेसन लिखा है मियाँ नसीरुद्दीन, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है ये शब्द चित्र है। ये शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियाँ, उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और उसको करके सीखने को वो असली हुनर बताता है। कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन जो है अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी जो उनकी महारत उनको हासिल हुई है उसको बताते हैं, और एक ऐसे इंसान का वे प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कौन सा दर्जा देता है, कला का दर्जा देता है, और उसके करके सीखने को क्या करते हैं, वे अपना हुनर भी मानते हैं, ठीक। हम देखिएगा, आता है मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन देखिए, साहबा उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्यिक और कला के हजारों मसीहों के धूम धड़के में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीहो अंदाज का। कहते हैं कि यदि हम मटिया महल की तरफ से ना गुजरते तो क्या होता, हम हजारों मसीहे को, मतलब और नान बाइयों के मसीह मियाँ जो है नसीरुद्दीन, उनको ना तो हम कैसे तो पहचानते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और कैसे उनके मसीहाई अंदाज का हम लोग लुत्फ उठाते, उनका मजा उठाते। हुआ ये कि हम एक दोपहर को जामा मस्जिद के आड़े पड़े
मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते हुए देखकर ठिठक गए। कहते हैं कि दोपहरी को जामा मस्जिद के मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर, हम गड़ैया मोहल्ले की ओर निकले और एक अंधेरी सी दुकान थी और उसमें हमने क्या देखा, आटे का ढेर सनते हुए देखा। मतलब आटा जो है, आटे को साना जा रहा था। सोचा सेवइयों की तैयारी कर रही होंगी, पर पूछने पर मालूम होता है कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। 56 तरीके की वो रोटियां बनाते हैं। मतलब इसमें उनको बड़ी, मियाँ नसीरुद्दीन को बड़ी मतलब महारत हासिल है। तो हमने जो अंदर झांका, कहता है जो हमने अंदर जो झांका तो क्या पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा, मतलब मौसम की मार से पका चेहरा मतलब क्या हो गया, मतलब वो बड़े हो गए थे, उनका चेहरा जो था, मतलब क्या कहते हैं, पका चेहरा मतलब वो बड़े हो गए थे और उनके चेहरे पर बड़ापन दिखाई दे रहा था। मतलब बड़ापन मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़ापन दिखाई दे रहा था कि मतलब वो अब बड़े हो गए हैं। मतलब क्या कहते हैं उनको, कहते हैं ना यंग एज में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको बहुत समझ आ जाती है, वही चीज़ मतलब लिखा हुआ है कि मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयापन, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी पर और उनके माथे पर जो लाइनें से जो पड़ जाती है ना वैसी, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर की, मतलब वो बहुत अच्छे कारीगर हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, बोले फरमाइए। तो झिझक से कहा, मैंने आपसे कुछ एक सवाल पूछे थे, क्या आपके पास वक्त तो है? मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिला दिया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। सिर फिर घूम कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नसीब तो नहीं हो, कहीं मतलब अखबार वाले तो नहीं हो, कोई लिखने पढ़ने के लिए आ गए हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही हम निठल्ला समझते हैं। निठल्ला में जिन व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं होता ना, वही अखबार बनाते हैं और वही अखबारों को बेचते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम होता है, कोई काम नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है तो अखबार क्या पढ़ेगा, तो क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की, तो पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, कि मतलब ये आपने जो तरह तरह की आप जो खाना बनाते हैं, जब तरह तरह का इतने तरीके की आप रोटी बना लेते हैं, ये आपने कहाँ से सीखी। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए। आंखों के कंचे मतलब आंख में ये जो गोलापन दिखाई देता है, जिससे वो दिखाई देता है कालापन, काला जो गोला है, वो उन्होंने क्या किया, कंचे हम पर फेंक दिए और फिर तरेर करके बोले, टेढ़ी करके आंखें बोले, क्या मतलब। पूछे साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, बताइए। नान भाई इल्म लेने क्या, ये सीखने के लिए कहीं और भी जाएगा कि ये जो सीखना है, क्या नगीना साज के पास, या नगीना साज के पास जाएगा, या आईना साज के पास जाएगा, क्या मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर के पास जाएगा। रफूगर जो कपड़े रफू करता है, कपड़ा फट जाता है तो उसको रफू कर दिया जाता है, उसे कहते हैं रफूगर के पास जाएगा। या रंगरेज के पास जाएगा, जो कपड़ा रंगता है, रंगरेज के पास जाएगा। या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। ये आपने क्या फरमाया कि आप कहाँ से सीख के आए हैं, तो बताइए। ये तो हम तो खानदानी हैं, हमारा काम खानदानी है, तो उसी को हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से, वालिद मतलब अपने पिता से सीखा। मतलब ये है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करें। मतलब घर से तो हम निकले ही नहीं कि कोई पेशा को हम पेशा सीखेंगे, कोई व्यवसाय करना सीखेंगे। जो बाप दादा का उनमें जो हुनर था
जो उनमें योग्यता थी वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। क्या मतलब पिताजी से जो कुछ सीखा वो सीख लिया, जो उनको हुनर था, जो उनमें योग्यता थी वही योग्यता हमने सीख ली। और वो जब वालिद साहब के उठ जाने पर, जब वालिद साहब चले गए तो क्या हुआ, उन्हीं के ठिए पर आकर के, उन्हीं की दुकान पर आकर के हम भी बढ़ गए। आपके वालिद मतलब आपके पिता मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। मतलब आप वो देख रहे थे, काम कर रहे थे भट्टी में, तो थोड़ी देर तो उन्होंने सिर नहीं हिलाया, ऐसा लगा कि जैसे अपने वालिद का जो चेहरा है उनकी आंखों के आगे आ गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपको इन दोनों में से किसी को भी कोई नसीहत याद हो, आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, जो उन्होंने आपको कोई नसीहत दी हो, दोनों में से। नसीहत काहे की मियाँ, काहे की नसीहत? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता है। कोई भी काम जो होता है, नसीहत देना मतलब उपदेश देने से काम नहीं होता है, काम करने से काम आता है। तो वजह फरमाया है, कहता है वो आपने ठीक कहा, पर ये तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे हो, जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो आपसे कहा ही होगा। जब भट्टी पे काम करने सीखे आए तो वालिद साहब ने आपसे कुछ तो कहा होगा कि बेटा ऐसे ऐसे काम करना है। तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहवाना ही है तो बताइए, बताई दिए देते हैं। यदि आपको हमसे कुछ पूछना ही है तो हम आपको बता देते हैं। भाई क्या बताया? आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता, तो उस्ताद कहता है, जब बच्चा जाता है पढ़ने के बाद गुरु के पास में, तो वो उस्ताद कहता है कहे आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कहे बे, बच्चा कह देता है बे, कहे जिम, तो बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द जो होता है चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दी डाली। कैसी पढ़ाई? वो पढ़ा रहे हैं जो, तो उसमें क्या होता है, पढ़ाई भी ऐसी, और दूसरी बीच में कोई आ गया तो उन्होंने उसको भी आवाज़ दी और बोले, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना, पर क्यों? सुबह नहीं आइएगा, पर क्यों नहीं आइएगा? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताते हैं, अभी लौट के आएंगे तो बताएंगे हम यहाँ से क्यों गुजरे। तो और आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा क्या करता है, ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वो पक्की में, ना दूसरी में बैठा, और जा बैठा तीसरे में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का हुआ क्या हुआ इन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर क्वेश्चन डालते चले गए। आप ही बताइए कि उन 3 जमातों का हुआ क्या? उन्हीं से पूछते हैं कि आप बताइए 3 जमातों का हुआ क्या? 3 जमातें मतलब 3 क्लासों का जो क्लास है, 3 उनका हुआ क्या? एक बात मेरी समझ के तो, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लम के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? नहीं सीखते ना। पहले हमने क्या किया, बर्तन धोना सीखा। उनके कहने का मतलब कच्ची क्लास, फिर पक्की क्लास, ऐसी। हम बर्तन धोना ना सीख के पहले हमने बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना सीखा, और उसके बाद में भट्टी को आँच देना सीखा। ये मतलब है उनके कहने का।
मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम भी बहुत 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 बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? हमने भी खोमचा लगाया है तो तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या और भी कोई नानबाई है? ये क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरों पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? उन्होंने कहा, कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में पके न पानी से बने। न आग में पके न पानी से बने। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ बने? तो क्या उनसे नहीं बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब? बनो। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी दुखाई से बोले, ये हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। खानदानी नानबाई कुएं से भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से क्या रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लगाई, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे यह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली। तो फुर्ती पा गए थे। पूछे, अरे एक बात ही तो पूछेगा, जान तो ना ले लेंगे? उनसे भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। सिर्फ फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो पूछ किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया और कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना? हो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियाने हंसी है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उस वक्त से मिला देते खूब। पर किसे मिलाते जनाब उस वक्त से? मियाँ से जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उसका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? जफर। मियाँ ने खींच करके कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? कि डाक खाने वाले के लिए सही का नाम पता ही आपको जरूरी है क्या? हम बिटर अपनी तरफ देखते पाया कि सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं?
पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख करके वह मजमून को न छेड़ने का उन्होंने फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता है। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान और तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर करके बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ क्रोध आया। एक लंबी इन्होंने सांस भरी और किसी गुमशुदा को याद ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से और निगली और क्या हो गया, हजम। तो इस प्रकार से ये मियाँ नसीरुद्दीन की ये जो लिखा हुआ है कहानी, ये मैंने आपको आज पूरा बता दिया। कल हम आप इसके अब नेक्स्ट डे हम आपके इसके जो क्वेश्चन हैं, जो लिखा है मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, तो इस प्रकार से हम आपको ये सारे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट डे हम आपको करवा देंगे। ठीक है बेटा, ओके।